हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव का लेक्चर। ये होगा हमारा थर्ड लेक्चर यूनियन एग्जीक्यूटिव पे। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था आर्टिकल 252 में जो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 भी हमने कवर कराया है, ये हम रिवाइज करा रहे हैं। आर्टिकल 53 54 में हमने इलेक्ट्रल कॉलेज देखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स। तो उसमें हमने 53 में बताया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी किसकी, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर वो किस में वेस्टेड होगी, वो होगी प्रेसिडेंट में वेस्टेड। उसमें हमने इलेक्ट्रल कॉलेज बताया था। इस जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इट कंसिस्ट विद इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो कौन से हो, लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो कौन सी है? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू और कश्मीर। ये हमने पिछली क्लास में रेफर कराया था। पूरा ये प्रेसिडेंट हमने स्टार्ट किया था, आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट से ही। इसमें आज जानेंगे हम क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की। Assemblage. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट का। आज हम जानेंगे कि कंडीशन फॉर नॉमिनेशन क्या होता है। जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरते हैं वो कैसे भरते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि जो हमारा बैलेट पेपर्स कैसे यूज़ होता है इसमें, और जो चुनाव होते हैं वो कैसे तरीके से होते हैं, वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, और ओपन बैलेट से नहीं किया जाता इसको। ये सब हम करा चुके हैं, वो आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर नॉमिनेशन, जो नामांकन पत्र होता है वो कैसे भरते हैं हम। व्हाट इफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व। आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे राज्यों की विधानसभा है, उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि वही लोग हमारे वोटिंग भी करते हैं उसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें बताया गया है कि अगर उनकी जो विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो अगर सत्र में अपने सेशन में नहीं होगी, वो भंग हो जाएगी। जैसे कोई यूपी या फिर बिहार, वहाँ पे इलेक्शन, वहाँ की जो विधानसभा है, उनकी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एकदम डिसॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है। चाहे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल के लगाया गया हो या फिर उनकी जो टर्म्स होती है वो 5 साल की वो ख़त्म हो गई हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट इफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। क्या उस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होने का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये देखेंगे हम आगे। हु कैन डिस्प्यूट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। जो इलेक्शन का प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा उसमें अगर कोई इशू देखा जाता है, कोई बाहरी हस्तक्षेप, जैसे बूथ कैप्चरिंग, ब्राइबरी, इलेक्शन में इन जो भी ऐसी गतिविधि है उनको देखा जाता है, तो उसका डिस्प्यूट, उसका निर्धारण किन के द्वारा होगा वो हम देखेंगे। वो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। उस डिस्प्यूट को किन या फिर किसके द्वारा देखा जाता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, ये भी हम देखेंगे। फिर इसके आगे ये मेन चीज़ है कि सोर्सेस कहाँ पे लिखे गए हैं जो भी प्रेसिडेंट के हैं,
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो जो नियम कानून लागू होंगे वो कहाँ लिखा गया है, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ 1951, ये सब तो लॉज में लिखे गए, सोर्स रूल्स में लिखे गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखे गए हैं। और जो कन्वेंशन है जो सदियों से चले जाएगा, जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं सदियों से, उसे कहते हैं हम कन्वेंशन। तो इसमें क्या लिखे गए हैं, तो ये सब सोर्सेस हैं जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की नींव बनाते हैं। जो भी उनके टर्म्स कंडीशन है वो इन रेगुलेशन, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में हमारे उनका जिक्र किया गया है। तो इसमें यही बताया गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1951, इसमें बताया गया है आर्टिकल 74 अलाउ द पार्लियामेंट। तो उसमें से एक ये वाला लॉज है हमारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसमें बताया गया जो आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 74 में दिया गया है कि जो पार्लियामेंट होगी वो लॉज बनाएगी किसके लिए, प्रेसिडेंट को चुनने में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता होगी वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। ये कहाँ दिया गया, आर्टिकल 74 में ये लिखा गया, आर्टिकल 74 अलाउ द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द लॉ, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। तो इसमें अभी हम लॉ देखेंगे, कौन कौन से लॉज में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है, उसके नामांकन पत्र में क्या होता है, ये सब किन के द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। तो इसकी फॉलोइंग कंडीशन देखेंगे अभी हम। जब तक आप इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो फॉलोइंग डिटेल्स क्या होगी जो हमारे आर्टिकल 74 में लिखा गया है जो पार्लियामेंट के द्वारा, जो कंडीशन ऑफ नॉमिनेशन आर द एज फॉलो। जो कंडीशन ऑफ नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन को भरने के लिए या फिर जो प्रेसिडेंट है उसे चुनने के लिए, अगर किसी आम आदमी को भी अगर प्रेसिडेंट बनना है, वो उसके लिए कोई भी अपना नामांकन पत्र भर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बन सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पार्ट बन सकता है। तो इसमें देखते हैं, द कंडीशन नॉमिनेशन पेपर हैज़ टू बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 इलेक्टर्स एंड एज प्रपोजर्स एंड अनदर 50 एज द सेकेंडर्स। इसमें ये समझाया गया है जो भी नामांकन पत्र होगा उसमें क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब बाय 50 इलेक्टर्स, 50 इलेक्टर्स के द्वारा वो साइन होना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र है, सिग्नेचर होने चाहिए नामांकन पत्र पे। कितने इलेक्टर्स के, 50 इलेक्टर्स के। तो 1974 में ऐसा कानून अमेंडमेंट के बाद बनाया गया कि 50 इलेक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए। ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे देश में कोई भी जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो कोई लोग मजाक में भी नामांकन पत्र भर देते थे, तो इस इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा ही टफ हो जाता था उनको हटाना और डिस्क्वालीफाई करना, ये सब तो टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको थोड़ा टफ बनाया। तो आप देख सकते हैं कि 50 इलेक्टर्स मतलब 50 लेजिस्लेटिव हो सकते हैं वो, या 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनते हैं इसको। 50 इलेक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए। आपको पता ही है कितना कठिन होता है किसी भी MP MLA से मिलना। वो आपसे मिल तो लेंगे या फिर आपसे बातचीत भी कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ भी लिखित में नहीं देंगे कि हमको जैसे आप कहेंगे हमें वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, प्लीज़ हमें एक सिग्नेचर करके दीजिए या फिर कुछ, लेकिन वो ऐसा लिखित में कभी भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। तो 50 इलेक्टर्स के सिग्नेचर बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए ये चुनाव में दो ही कैंडिडेट होते हैं, दो ही पार्टी के। एक तो रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी अपोजिशन पार्टी, जिसके कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो इसका कारण यह है। तो टोटल 100 इलेक्टर्स चाहिए हमको। 50 पहले सब्सक्राइब्ड, जो नामांकन पत्र होता है उसमें 50 के सिग्नेचर चाहिए स्टार्टिंग में, और 50 बाद में सेकेंडर्स। उसके बाद अगर नामांकन पत्र हो जाता है, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद एक 50 और MP या MLA या जो भी इलेक्टर्स है उनको चाहिए उनके सिग्नेचर। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं जो हमारे उसमें लिखा गया है, नॉमिनेशन पेपर के बाद क्या होना चाहिए, उनको 15,000 की धनराशि जो भी अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, ईच कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी ऑफ 15,000 15,000
रुपए उनको जमा कराने होंगे, किसके? प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। सिक्योरिटी मनी होती है ये। और ये क्या होता है? विच शैल बी फोर्टिफाइड, ये जब्त कर लिए जाएंगे। फोर्टिफाइड मीन्स इसको लौटाया नहीं जाएगा, जब्त कर लिए जाएंगे अगर वो कैंडिडेट जीतता नहीं है तो। या फिर 1/6 ऑफ द वोट रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वोट है 1/6 वो हासिल नहीं करता है तो क्या कर लिए जाएंगे? फोर्टिफाइड कर लिए जाएंगे। तो कितने अमाउंट की सिक्योरिटी मनी होती है? 15,000 की। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें नामांकन पत्र में क्या क्या होता है, कितने अमाउंट दिए, कि धनराशि वहाँ पर डिपॉजिट की जाती है एज ए सिक्योरिटी मनी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड द इलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट ओनली। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ब्राइबरी या फिर बूथ कैप्चरिंग इन जैसी गतिविधि को देखा जाता है, तो उसका डिस्प्यूट, उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठा सकता है? तो इसमें जो आम आदमी होते हैं, हमारे कॉमन मैन, जो सिटीजन होते हैं, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो भी डिस्प्यूट है इलेक्शन का, वो किनके द्वारा रेज किया जाएगा? वो आवाज़ किनके द्वारा उठाई जाएगी? वो कैंडिडेट के द्वारा जो उस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, या फिर कैंडिडेट के द्वारा, या फिर 20 और मोर देन 20 इलेक्टर्स। जो 20 और मोर देन 20 इलेक्टर्स, चाहे वो MP MLA जो भी चुन रहे हो अपने प्रतिद्वंदी को, रिप्रेजेंटेटिव को, जिन्होंने उन्हें खड़ा किया है, अपने उम्मीदवारों को, तो उनमें से कौन होंगे? 20 और मोर देन 20 इलेक्टर्स या फिर कैंडिडेट। यही दो कंडीशन है किसी भी इलेक्शन में हो रहे जो भी गतिविधि है, या फिर उनमें जो सुचारू रूप से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के सिर्फ दो ही कंडीशन है। चाहे वो कैंडिडेट है वो उठा सकता है, या फिर 20 इलेक्टर्स कम से कम, या फिर उससे ज़्यादा, इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस डिस्प्यूट में। तो ये दो चीज़ हमने देखा भी। और इसमें एक और चीज़ है कि जो आर्टिकल, इसमें जो आवाज़ उठाएंगे तो ये डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? जैसे कि हमारी लोकसभा, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों का जब चुनाव होता है, विधानसभा या जो भी हमारे सांसद होते हैं उनका चुनाव होता है, तो उनका जो डिस्प्यूट होता है, जो भी उनके इलेक्शन में कमी देखी जाती है, या फिर जो भी बूथ कैप्चरिंग जैसी व्यवस्था ये सब देखी जाती है, लीगल चीज़ जो भी हमारे इलेक्शन को प्रभाव डाले एकदम, तो ये सब इनका डिस्प्यूट किसके पास जाता है? इनका डिस्प्यूट जाता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट इस डिस्प्यूट पे क्या करती है? काम करती है। वो देखती है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हुआ है यानी फेयर हुआ है यानी, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? हाई कोर्ट करता है। जो भी एडजुडिकेशन, जो भी डिसाइड करती है, फैसला लेती है, वो हाई कोर्ट करती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये डिफरेंस है यहाँ पर। द सुप्रीम कोर्ट शैल एडजुडिकेट ऑन एन इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का क्या होता है? इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ पे ये मेन फैक्ट है। इन दोनों में ये डिफरेंस देखा जाता है। तो जो MP MLA पूछ ले तो एडजुडिकेट कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट है। बट जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन करते हैं? उनको करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो आर्टिकल 71 है वो प्रेसिडेंट्स के लिए जैसे एप्लीकेबल था, वो वैसे ही आर्टिकल जो 71 है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो भी कौन एडजुडिकेट करता है? सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो वहीं लिखा गया था कि आर्टिकल 71 इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अब देखते हैं आर्टिकल 71 सब क्लोज टू देयर शैल बी नो इफेक्ट ऑन, जो भी हमारे कोई भी स्टेट की जैसे लोकसभा विधानसभा होती है, जैसे UP, बिहार, गोवा, मिजोरम, अगर उसको भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व हो जाए, या किसी स्टेट में कोई स्टेट लेजिस्लेचर की कमी हो गई, वैकेंसी हो गई, चाहे वो टर्म्स के या एक्सपिरेशन, डेथ, इन सब के कारण, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो ये बताया गया देयर शैल बी नो इफेक्ट ऑन एनी वैकेंसी ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो विधानसभा है
कि कोई भी या उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या ना हो। जैसे यूपी या बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो अगर वही उसी समय क्या हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो, तो वो प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या ना हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द प्रेसिडेंट देन द एक्शन टेकन। इसमें ये समझाया गया है कि जो भी एक्शन लिए गए हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो भी पॉलिसी लॉज बिल पास होने होते हैं, वो असेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया तो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है हमारे देश में। तो एक बार उन्होंने असेंट कर दिया, तो उसके बाद अगर किसी, जैसे कोई बिल आया, उसको लॉ बना दिया प्रेसिडेंट ने साइन करके, और बाद में पता चला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उसको किसी कारणवश वैध घोषित कर दिया या उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्शन नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा, तो उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके अंतर्गत वो क्या वैलिड कहलाएंगे? तो इसका आंसर है यस। जो कोई भी अगर फैसले लिए जाते हो तो उसको वैध करार दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जैसे ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर जो भी हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, कोई भी वैध फैसला होता है तो इसको बाद में देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैध है अवैध, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ यही समझाया गया है, इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द प्रेसिडेंट देन द एक्शन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ गलत हो गया। इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट देन द एक्शन टेकन बाय द, एक्शन किसके द्वारा लिया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा लिया गया एक्शन शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड, उसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। therefore whatever action has been taken by the president shall be fully valid and applicable, वो fully valid रहेगा और applicable रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अभी हमने देखा कि कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा राज्यों की अगर वो भंग हो जाती है, वो अपने सत्र में नहीं होती, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। फिर क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। जो प्रेसिडेंट है वो उनकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, उससे अधिक हुई तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम 35 तो होनी चाहिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, जन्म से होने चाहिए, ये यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और डुअल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक हो साथ साथ किसी और देश के भी नागरिक उस समय हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दो चीज़ देख ली हमने। अब देखते हैं, अब मेन इम्पोर्टेंट है, इसके बाद देखेंगे द कैंडिडेट हैज़ टू बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो कैंडिडेट है वो एक लोकसभा मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। पहला कौन सा है, 35 एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और एक लोकसभा मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होती है, एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होता है। इसको कोई भी पूछ लेता है कि क्वालिफिकेशन मीन्स से क्या मतलब, क्वालिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी टू एंटर एनी पब्लिक ऑफिस, किसी भी पब्लिक ऑफिस में एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए, उसी को क्वालिफिकेशन कहते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है, आर्टिकल 58 में। ये सब याद रखने की आवश्यकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन में, द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, किसके द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा, जो भी चुनाव या उम्मीदवार है किसका, राष्ट्रपति के चुनाव का। द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन
एंड द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर नहीं होना चाहिए, यूनियन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर नहीं होना चाहिए, या लोकल गवर्नमेंट वहाँ की किसी की। तो ये हम देखेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या समझते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हमारा तात्पर्य ये होता है कि कोई भी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। प्रेसिडेंट है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट यूनियन, जो भी हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं किस पे, यूनियन लेवल के, ये राज्य के मंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट, COM मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट स्टेट, shall not be office of profit for the electors of the president। इनमें से अगर कोई भी मेंबर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स इसमें बताया जाता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके बताए, टेस्ट ऑफ ऑफिस एंड टेस्ट ऑफ प्रॉफिट। इसमें बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंट कर रही है, जैसे किसी ऑफिसर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। और जो रिमूवल पावर है किसके पास, उस व्यक्ति को हटाने की, जो अपॉइंट कर रही है, अगर वो अपॉइंट हो गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और उसकी रिमूवल पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। डज द गवर्नमेंट हैव रिमूवल पावर, अगर गवर्नमेंट के पास किसी व्यक्ति को हटाने की पावर है तो वो क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आ जाएगा। पहले देखेंगे कि डज द गवर्नमेंट हैव अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सेकंड देखेंगे डज द गवर्नमेंट हैव रिमूवल पावर, और उसमें थर्ड देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन किसके द्वारा बनाई गई है। तो यही बताया गया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन 2 टेस्ट, 2 टेस्ट दिए हैं किसको चेक करने के लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। पहला क्या है, टेस्ट ऑफ ऑफिस, सेकंड है टेस्ट ऑफ प्रॉफिट। इज द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, उसको चुन रही है, ये देखेंगे हम। डज द गवर्नमेंट हैव द रिमूवल पावर, क्या गवर्नमेंट उसको हटा सकती है, उसको हटाने की शक्ति किस पे है, अगर गवर्नमेंट के पास है तो क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आ जाएगा। अब देखते हैं, डज द गवर्नमेंट डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी, ऑफिस की जो भी पोस्ट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके ऊपर बनाए गए हैं, अगर वो गवर्नमेंट बना रही है तो क्या किसके अंडर आ जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। तो यही सब समझाया गया है इसमें। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर, ये क्वेश्चन है एक, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा, आंसर हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, लोकसभा मेंबर नहीं होगा। इसमें बोला कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रखा है, उसने पोजीशन होल्ड कर रखी है किसकी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, तो वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता इलेक्शन को। कंटेस्ट मतलब उसका भाग भी नहीं बन सकता, पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता किसमें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, होल्ड तो दूर की बात। लेकिन जो लोकसभा मेंबर है उसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई लोकसभा मेंबर है तो पार्टिसिपेट, कंटेस्ट तो कर ही सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसको लोकसभा की मेंबरशिप क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसको वहाँ से हटा देंगे, वो उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ यही समझाया गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बोथ फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड एज वेल एज द होल्डिंग द ऑफिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता इलेक्शन में और होल्ड भी नहीं कर सकता, दोनों चीज़ नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता और ऑफिस को होल्ड भी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट बन भी नहीं सकता। लेकिन जो लोकसभा आप देखते हैं, लोकसभा मेंबर इज ओनली द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन टू होल्ड द ऑफिस। लोकसभा जो मेंबर है वो लोकसभा मेंबर बने रहते रहते क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है किसका, प्रेसिडेंट का।
बट एक बार अगर जीत जाता है वो चुनाव प्रेसिडेंट का, तो उसको लोकसभा मेंबरशिप अपनी त्याग या फिर छोड़नी पड़ेगी, उसका त्याग करना पड़ेगा। लोकसभा में इट कैन पार्ट ऑफ, यही समझाया, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, बट एक बार बनने के बाद उसको छोड़नी पड़ेगी ऑफिस अपनी लोकसभा मेंबरशिप की। तो यही समझाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट, तो हम स्टार्टिंग में देखा था। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे हम आने वाली क्लास में जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर, स्पाइट, रिप्राइव, ये सब देखेंगे। मिलिट्री पावर्स, इन सब के बारे में जानेंगे। और क्या कहते हैं, और इसमें हम ये भी जानेंगे, इसमें एक और एक महत्वपूर्ण टर्म है कि क्या प्रेसिडेंट क्या है, पार्ट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं, हमारे सांसद का भाग है या नहीं। तो आर्टिकल 79 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 79 कंसिस्ट विद, इसको हम आगे भी देखेंगे, कंसिस्ट विद, इसको हम बस आर्टिकल के तौर पर देखते हैं। कंसिस्ट विद लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट है वो पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का, लेकिन वो कैसा पार्ट है, वो सिर्फ फंक्शनिंग पार्ट, वो सिर्फ कार्य हेतु पार्ट है। नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, ऑल द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, बट वो फिजिकल पार्ट नहीं है। आई होप समझ में आया यहाँ पे, वो फिजिकल पार्ट नहीं है किसका, पार्लियामेंट का, वो सिर्फ फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। तो इसमें आर्टिकल 79 भी एक में महत्वपूर्ण टर्म है। कंसिस्ट विद, आर्टिकल 79 कंसिस्ट विद, या फिर पार्लियामेंट कंसिस्ट विद लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट है वो किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर बनी है, लेकिन वो फिजिकली पार्ट नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट क्या है, फंक्शनिंग पार्ट है उसका, पार्लियामेंट का। और जो आर्टिकल 78 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है अपने फंक्शनिंग, जो भी उनके फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य है, उनके कार्य हेतु इन्फॉर्मेशन वो कौन मांग सकता है, प्रेसिडेंट मांग सकता है। प्रेसिडेंट कैन सीक द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी कार्य, वो जो भी फैसले ले रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट उनसे वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये बताया गया आर्टिकल 78 में। ये सब आगे भी कवर करेंगे, ये बस ऐसे ही ओवरव्यू दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।